समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहता है, लेकिन ममता के ताने समर के लिए कम नहीं होते हैं। समर के लिए यह रोजाना की बात हो जाती है कि उसको ममता के गुस्से का सामना करना ही पड़ता है। कई बार जब गलत बातों पर समर बच्चों को थोड़ा बहुत डांट देता है तो ममता तुरंत टोकती है कि दूसरों के बच्चे तो बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन कभी अपने बच्चों से भी प्यार से बात कर लिया करो। इस तरह के ताने सुनते सुनते समर परेशान हो जाता है। सुबह शाम जब देखो ममता उसको ताने मारती रहती है। समर अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ सा महसूस करने लगता है। एक दिन समर को ममता पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अपनी भड़ास निकालता है। गुस्से में घूरते हुए समर ने ममता से कहा, तुम क्या हर समय बस अपने बारे में ही बात करती रहती हो? जब देखो मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, इसके आगे भी दुनिया है। कभी दूसरों के बारे में भी सोच लिया करो। ममता ने भी तुरंत जवाब देते हुए कहा, अरे उनके लिए तुम हो ना, दूसरों के बारे में सोचना तुम्हारी फितरत है, लेकिन अपनों के लिए इतना गुस्सा क्यों? आखिर ये सारा गुस्सा उस श्यामू के लिए ही दिखा रहे हो ना, जो हमारा कुछ नहीं लगता। समर का भी आज अपने ऊपर से सब्र टूट गया। वो चिल्लाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं उस श्यामू के लिए गुस्सा दिखा रहा हूं। आखिर क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तुम्हारा? क्यों तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया? ममता ने अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान लाते हुए कहा, आखिर सच जुबान पर आ ही गया ना। मुझे पता था कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो। अरे कभी तुमने अपने बच्चों को भी प्यार देने की सोची है? जब देखो अपने काम का बहाना बनाकर बच्चों की खुशी का गला घोंटते रहते हो। समर ने भी अपने दिल का गुबार निकालते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर अपने मां बाप से दूर हुआ हूं और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें और बच्चों को कुछ समझता ही नहीं हूं। ममता ने समर की बात पर कटाक्ष करते हुए कहा, अच्छा तो तुम इस बात का मुझसे बदला लेना चाहते हो कि मैंने तुम्हें तुम्हारे मां बाप से अलग कराया है? समर, एक बात अच्छे से समझ लो कि अपने और अपने बच्चों के हक की बात करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर मैंने अपने बच्चों के लिए यह सब किया है तो इसमें आखिर बुराई क्या है? समर ममता की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, आज तक मैंने तुम्हारी कही हर बात मानी है, यहां तक कि तुमने मां बाप से अलग होने को कहा तो मैं तुम्हारे साथ चला आया। लेकिन उस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसे क्यों तुमने घर से बाहर निकाल दिया? ममता ने आंखें तरेरते हुए कहा, बड़ा पक्ष ले रहे हो उस 2 कौड़ी के बच्चे का। क्या बात है, कोई पुराना रिश्ता है क्या उस बच्चे से तुम्हारा? बताओ समर, कहीं वो बच्चा तुम्हारी नाजायज औलाद तो नहीं है? समर ने जोर से चिल्लाते हुए ममता की तरफ अपना हाथ थप्पड़ मारने के लिए उठाया, लेकिन फिर हाथ रोकते हुए कहता है, इस तरह की घटिया बात अपनी जुबान पर लाने से पहले इन बच्चों का तो ख्याल कर लो। आखिर वो क्या सोचेंगे इस तरह की घिनौनी बात सुनकर? अगर मेरे दिल में किसी के प्रति हमदर्दी है तो यह जरूरी नहीं है कि उससे मेरा कोई रिश्ता होगा, लेकिन तुमने आज अपनी छोटी सोच को जाहिर कर दिया है। ममता अपनी आंखों में तुरंत आंसू बहाते हुए कहती है, बस हाथ उठाने की कमी रह गई थी, इसे भी पूरा कर लो। हाथ क्यों रोक लिया? समर, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम हमसे ज्यादा गैरों से प्यार करते हो। समर, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम यही चाहते हो कि यह घर अनाथ आश्रम बन जाए, तो कोई बात नहीं है, बन जाने दो। मगर उससे पहले तुम हमें अनाथ आश्रम छोड़ाओ, फिर खुलकर अपनी मनमानी करना। समर भी आज अपने दिल की सारी भड़ास निकालने पर उतारू था। उसने ममता की तरफ देखते हुए कहा, ममता, तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो मैं हूं। शायद मेरे जाने के बाद ही इस घर में शांति आ जाए। यह कहते हुए समर ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। ममता भी बच्चों पर चिल्लाते हुए कहती है, चलो सो जाओ। देख लिया अपने बाप का असली चेहरा? वो तुमसे ज्यादा दूसरे लोगों की फिक्र करते हैं और हम लोगों से भी ज्यादा दूसरों से प्यार करते हैं। समर बैठा बैठा सोचता है कि वो अपने ही घर में कैदियों की तरह से जिंदगी बिता रहा है। घर में उसको वो प्यार और सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो एक इंसान को मिलना चाहिए। समर के मन में यही बात आ रही थी। ममता बच्चों को भी उससे अलग रखने की कोशिश कर रही है, तभी तो इतनी गंदी गंदी बातें वो बच्चों के सामने बोल रही है, ताकि बच्चे मुझसे नफरत करने लगें। इसी कश्मकश में कब सुबह हो गई समर को पता ही नहीं चला। समर ने बाहर आकर देखा तो बच्चे स्कूल जा चुके थे। इसके बाद समर भी फ्रेश होकर सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है।
ऑफिस में भी उसका मन नहीं लगता है, तो अपने मम्मी पापा से फोन पर बात करता है, तो उसे थोड़ा बहुत सुकून मिला। इस तरह से घर का माहौल समर के लिए अजनबी की तरह से होने लगता है। ममता तो ममता, बच्चे भी समर के साथ रूखेपन से पेश आने लगते हैं। मसलन पहले बच्चे देर तक पापा के आने का इंतजार करते थे, लेकिन अब वो उसके घर पहुंचने से पहले ही खाना खाकर सोने चले जाते हैं। कुछ दिन तो समर यह सब नजरअंदाज करता रहा, लेकिन उसे रोज रोज के इस तरह के रवैये पर खींच होने लगती है। जब भी वो बच्चों से बातें करना चाहता तो ममता आवाज देकर रमन और समीरा को अपने पास बुला लेती। एक दिन अकेले में समर यह सोचकर बहुत परेशान होता है कि उसके पास से सब कुछ छिन गया है। पहले उसके चाचा चाची और मम्मी पापा उससे दूर हो गए, अब लगता है कि बच्चे भी उससे दूर हो जाना चाहते हैं। तभी तो वो अब उससे बात तक नहीं करते हैं। समर की आंखों से आज पहली बार अपनी बेबसी पर आंसू निकल रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम ही नहीं लेता है। हर तरफ उसको गम के अंधेरे डराने लगते हैं। अचानक समर अपने आंसू पोंछते हुए सोचता है, वो तो बहुत सकारात्मक इंसान है, तो फिर रोकर अपने आप को कमजोर क्यों बना रहा है। समर को अपनी उलझन को सुलझाने का एक ऐसा रास्ता नजर आता है जिससे उसको हमेशा हमेशा के लिए इस पिंजरे से आजादी मिल जाएगी। समर सोचने लगता है कि इस घर में उसके लिए न प्यार है और न ही सम्मान, तो फिर यहां पर वो रह क्यों रहा है। उसकी जरूरत ना तो ममता को है और ना ही बच्चों को, तो फिर क्यों घर रूपी जेल में खुद को कैद किए हुए है। उसे भी आजादी से रहने का पूरा हक है, आखिर वो भी तो इंसान है, उसकी भी तो कोई ख्वाहिश है। इसी उधेड़ बुन में समर को एक ऐसा आइडिया आता है जिससे वो हमेशा के लिए बेड़ियों से आजाद हो जाएगा। समर गुपचुप तरीके से वकील से मिलकर अपनी पूरी संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर देता है। समर अपनी वसीयत में लिखवाता है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी सारी दौलत उसके बच्चों के नाम कर दी जाए। अपनी वसीयत को तैयार करवाकर समर सभी कागजात कमरे में रखकर हमेशा हमेशा के लिए घर से दूर जाने का फैसला कर लेता है। एक रात जब ममता और बच्चे सो रहे होते हैं तो समर घर छोड़कर निकल जाता है। अगले दिन जब समर का कुछ पता नहीं चलता और बार बार समर का फोन स्विच ऑफ आता है तो ममता परेशान हो जाती है। जब सब जगह पता करने के बावजूद समर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती तो ममता पुलिस स्टेशन में समर के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ समर को ढूंढने में लग जाती है, मगर समर का कोई सुराग नहीं मिलता है। इसी दौरान पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है जिसकी शिनाख्त तो संभव नहीं हो पाती, लेकिन कद काठी बिल्कुल समर की तरह होती है। पुलिस जब यह सूचना ममता को देती है तो उसको यकीन नहीं होता, लेकिन जिस तरह से समर सारी वसीयत बच्चों के नाम लिखकर गया होता है तो उसको लगने लगता है कि शायद समर ने खुदकुशी कर ली होगी। ममता समर के माँ बाप को भी इस बात की खबर करती है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। समर की माँ तो यह खबर सुनते ही बेहोश हो जाती है, लेकिन पिता जैसे तैसे खुद को संभालते हैं और समर की मम्मी को लेकर ममता के पास पहुंच जाते हैं। समर के पापा और मम्मी तो किसी भी कीमत पर यह मानने को राजी ही नहीं होते हैं कि समर सुसाइड कर सकता है, बल्कि वो तो ममता से कहते हैं कि समर बहुत पेशेंस वाला लड़का है, वो आत्महत्या जैसा अपराध तो कर ही नहीं सकता। खैर, डेड बॉडी को समर का नाम देकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कई दिनों तक पूरा परिवार समर की मौत के गम में डूबा रहता है। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगता है, बच्चे भी स्कूल जाने लगते हैं। समर के मम्मी पापा अब ममता को अकेला नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इस हादसे के बाद पूरी तरह से टूट चुकी होगी। कुछ महीने गुजर जाने के बाद एक बार फिर से ममता का एक अलग ही रूप समर के माता पिता को देखने को मिलता है। ममता धीरे धीरे समर के माता पिता पर ताने कसना शुरू कर देती है कि बच्चों की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर आ ही गई है, ऊपर से ये लोग आसन जमाकर यहां बैठ गए हैं, पता नहीं कब तक डेरा डाले बैठे रहेंगे।
जाने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। ममता धीरे धीरे बड़बड़ाती है। समर की मौत की खबर सुनकर आई ममता की बुआ रज्जो तो घर में इस तरह से रच जाती है जैसे उसे एक बहुत बड़ा आशियाना मिल गया हो। रज्जो को पता है कि इस तरह का ठाट बाट उसे अपने घर में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुओं के साथ साथ अब रज्जो के बेटों को भी यह बात पता चल गई कि त्रिया चरित्र से परिपूर्ण हमारी मां के लिए दालान ही सही है। यही वजह है कि मीठी बोली में सांत्वना का भाव और दिखावे से परिपूर्ण बुआ एक साइलेंट किलर की तरह ममता के घर में बैठकर राज करना चाहती हैं और यहीं पर रुक जाती है। एक दिन बुआ ममता को बड़बड़ाते हुए देखती है तो बोल पड़ती है, अकेले में क्या बड़बड़ा रही है ममता? ममता ने बुआ की तरफ देखते हुए कहा, देखो बुआ, एक तो पहले ही मैं समर की मौत के सदमे से उबर नहीं पा रही हूं और ये लोग मेरे सिर पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गए हैं। क्या करूं, मैं तो परेशान हो गई हूं। बुआ ने ममता को समझाते हुए कहा, बेटी तू भी ना इतनी छोटी छोटी सी बातों को लेकर परेशान हो रही है, जरा दिमाग से तो काम लो। अगर ऐसे भगा दोगी तो उनकी जायदाद का क्या होगा? अरे कुछ ऐसा कर कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ममता ने बुआ की बातों की गहराई नापते हुए कहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है बुआ, आप ही कोई उपाय बताओ ना। बुआ ने अपने होठों पर कातिलाना मुस्कान बिखेरते हुए कहा, उपाय तो है, लेकिन देख ले कि तू कर भी सकेगी। ममता ने जल्दी से बुआ की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे क्यों नहीं कर पाऊंगी, तुम एक बार बताओ तो सही बुआ, करना क्या है? बुआ ने आंखें तरेरते हुए बोलना शुरू किया, देख घर का इतना काम धाम तू अकेली ही करती है ना, अपने साथ में दोनों को भी लगा ले। अपनी सास से घर का काम करा और ससुर से बाहर का काम करा। इसके बाद देखना दोनों कुछ ही दिनों में परेशान होकर घर से चले जाएंगे। ममता ने बुआ की बात को पूरी तरह सुनने के बाद कहा, मगर बुआ दोनों घर का काम तो करते हैं ना, अब कौन सा काम कराऊं? बुआ ने किसी फिल्मी खलनायिका के अंदाज में कहा, तू भी बहुत भोली है ममता। अरे काम तो करते हैं लेकिन ठीक से करते हैं, इसका हिसाब कौन रखेगा? खाना सही बना है या नहीं यह कौन बताएगा? सब्जी लाने में इतनी देर क्यों हुई यह कौन पूछेगा? ममता को लगा कि बुआ सही कह रही है तो उसके मुंह से बरबस ही निकल गया। अच्छा आप समझी बुआ, मतलब उनके काम में गलतियां ढूंढनी है। अरे ये काम तो ऐसे करूंगी कि आप देखती रह जाओगी। इसके बाद ममता समर के माता पिता के हर काम में कमी निकालना शुरू कर देती है। वो लोग पहले तो इस तरह की बातों को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन धीरे धीरे यह परेशानी बढ़ती चली जाती है। कई बार तो बच्चों का मुंह देखकर दोनों चुप हो जाते हैं, लेकिन एक दिन तो हद ही हो जाती है। शाम को खाने के लिए जैसे ही सब लोग बैठते हैं तो खाने का पहला निवाला खाते ही ममता थूक देती है और सास की तरफ घूरते हुए जोर से बोलती है, आपको खाना बनाना नहीं आता है क्या, या जानबूझकर खाने को जहर बनाने पर उतारू हैं? समर की मम्मी को पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, लेकिन जुबान को लड़खड़ाते हुए उन्होंने कहा, बेटी खाना तो मैंने एकदम सही बनाया है, हो सकता है थोड़ा सा नमक या मिर्च ज्यादा हो गया हो। तू चिंता मत कर बहू, मैं कल से बिल्कुल सही नमक डालूंगी। ममता ने कुर्सी से उठते हुए मां जी की आंखों में आंखें डालते हुए तल्ख आवाज में कहा, आप खाने की जगह हमें जहर ही क्यों नहीं खिला देती? एक बार में ही मार दीजिए ना, क्यों तिल तिल करके हमें मार रही हैं? इतने में समर के पापा बोल पड़ते हैं, बहू जरा सोच समझकर बात करो, तुम अपनी सास से इस तरह से बात नहीं कर सकती। अरे खाना तुम्हें बनाना चाहिए, लेकिन तुम्हारी सास तुम्हारे लिए खाना बना रही है, और क्या चाहती हो हमसे? ममता ने पापा की तरफ घूमते हुए कहा, अरे आपको बड़ा बुरा लग रहा है पिताजी? मैं बात मम्मी से कर रही हूं और गुस्से में आप लग रहे हैं। आपको इस तरह से गुस्सा दिखाने का कोई हक नहीं है। अगर गुस्सा दिखाने का इतना ही शौक है तो अपने घर जाकर दिखाइए, मेरे घर नहीं, समझे? यह बात सुनते ही समर के पापा के चेहरे पर उदासी छा गई। निराश होते हुए उन्होंने कहा, ओह तो ये बात है,
बेटा तो हमारा चला ही गया, लेकिन लगता है कि तुमने हमारे बीच का रिश्ता भी उसके साथ ही मिटा दिया है। खैर, हम तो यहां बच्चों के लिए रुके हुए थे, लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि हम इस घर पर बोझ बन गए हैं तो हम आज ही यह घर छोड़ देंगे। इतना कहते कहते समर के पापा चुप हो गए। ममता ने भी ताव में आते हुए कहा, हाँ हाँ तो छोड़ दीजिए ना, वैसे भी आपने हमारे लिए किया ही क्या है। खैर, यह सारी जायदाद मेरे पति ने अपनी मेहनत के दम पर कमाई है। मेरे पास अपने बच्चों को पालने के लिए पैसा है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। समर की मम्मी ने ममता को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, बहू, ऐसी जहरीली बातें मत करो। हम अपना बेटा तो पहले ही खो चुके हैं, लेकिन अब परिवार को नहीं खोना चाहते। ममता फिर अपने मुंह से कड़वी बात निकालते हुए बोली, परिवार? कौन सा परिवार? अरे परिवार तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन हमने घर छोड़ा था। अब मेरा परिवार सिर्फ मेरे बच्चे हैं और कोई नहीं। समर के मरने के साथ ही मेरे लिए हर वो शख्स मर गया जिससे उसका रिश्ता था। समर के पापा ने ममता की तरफ निराशा भरे अंदाज में देखते हुए कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी यही मर्जी है कि आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है तो हम भी कसम खाते हैं कि जीते जी कभी तुम्हारी चौखट पर नहीं आएंगे। ममता ने अपना मुंह फेरते हुए कहा, ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। वैसे भी आप अपने मन से यह ख्याल निकाल दो कि यहां से कोई आपको मनाने जाएगा। समर के पापा ममता की तरफ देखते हुए बोले, बेटी, इतना घमंड दिखाना अच्छी बात नहीं होती। भगवान को घमंड से चढ़ी हुई आंखें बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं। देखना, एक दिन तेरा यह गुरूर तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। भले ही तू आज किसी को अपनी नजर में कुछ न समझे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तू अपने लिए अपनों को ढूंढेगी, लेकिन तुझे सहारा देने वाला फिर कोई नहीं होगा। इसके बाद समर के पापा और मम्मी वहां से आंखों में आंसू लिए विदा हो जाते हैं। बच्चे पास ही खड़े सब कुछ खामोशी के साथ देख रहे होते हैं, लेकिन मम्मी के डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाते। जैसे ही समर के पापा और मम्मी घर से विदा होते हैं तो ममता बड़ी खुश होती है। बुआ भी ममता की खुशी को बढ़ाते हुए कहती है, बेटी देखती रहना, इनकी दौलत भी हमारे हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। ममता भी आंखों को चढ़ाते हुए बोली, अरे ऐसा नहीं होगा। बेटे की मौत की खबर सुनकर तो वो वैसे ही अधमरे हो गए हैं। कुछ दिनों में पूरे ही मर जाएंगे तो दौलत तो खुद ब खुद हमारी हो जाएगी।